हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और कक्षा 9 का इतिहास की बुक साथ में है, तो बने रहें आपके पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की दुनिया भाग 1, जिसे हम लोग भी कहते हैं। यह कक्षा 9 के लिए है, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो हम लोग आज इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 से फ्रांस की क्रांति से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप फ्रांस की क्रांति अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें 10वां में आप पार्ट 1 में आप जाकर वीडियो में भी देख सकते हैं, अपलोड भी किया हुआ है। 10वां की इतिहास दुनिया भाग 2 में पहला चैप्टर ही इस फ्रांस की क्रांति के बारे में विश्लेषण जानकारी वहाँ पर दिया हुआ। यानी कहने का मतलब 10वां में यदि आप फ्रांस की 10वां में यानी कि आप फ्रांस की क्रांति पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इतिहास की दुनिया भाग 2 के पहला बुक यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना चाहते हैं चैप्टर, तो आपको उसके पहले कि कक्षा 9 के इतिहास की दुनिया, कक्षा 9 के इतिहास की दुनिया जो है, जिसका चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ और पढ़ते रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास की दुनिया कक्षा 9, हम लोग फ्रांस की क्रांति देखते हैं। इकाई 3, जिसको हम लोग कहते हैं चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति, क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए, जो बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं या झारखंड, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आगमन का मार्ग प्रस्ताव किया। तो कहने का मतलब हुआ, जो 1789 की फ्रांस की क्रांति है, 1789 की फ्रांस की क्रांति है, जो क्या है कि इतिहास में है, इतिहास पूर्वक है। यानी यही जो क्रांति से है पूरे यूरोप में, या कह सकते हैं पूरे दुनिया में, यही क्रांति, फ्रांस की क्रांति से ही पूरी दुनिया में ये राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रीय का एकीकरण का प्रस्ताव पारित होने लगा। धीरे धीरे यहीं से उभरा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति है, जो क्या यूरोप के इतिहास में क्या युगांतकारी घटना है, जिसे अंत दूसरे युग के आगमन का प्रस्ताव। यानी कि इससे जो पहला युग जो था बहुत ही निर्दय, निरंकुश और शासन भरी है था, उससे ये पहला युग से दूसरा युग में जाने में जो हमें क्रांति करना पड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास की क्रांति, या कह सकते हैं हम लोग क्या 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो ये जो हम चलते हैं दूसरा युग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रांस की क्रांति 1789 का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से, यानी दूसरा युग का मतलब हुआ, जैसे वर्तमान स्थिति में हम लोग जिस तरीक़ा से रह रहे हैं, वह दूसरा युग को कह सकते हैं। अब पहले जिस तरीक़ा से राजा गुलाम हुआ करते थे, उसको हम कह सकते हैं क्या चीज़, प्राचीन इतिहास कह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। इसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्रता पैदा होती है। यही क्रांति के हिसाब से कौन जी के सामाजिक, दोस्तों आप मेरे साथ बोलिएगा, जैसे हम बोलेंगे जिक, कौन जिक, तो आप बोलिएगा समाजिक। कौन जिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था। कैसा तंत्रता, तो विचारों का स्वतंत्रता। कैसा नता, समानता। कैसा नता, समानता एवं कैसा धुत्व, बंधुत्व। कैसा धुत्व, बंधुत्व तथा कैसा कार, मानव अधिकार। कैसा कार, मानव अधिकार के नए सिद्धांतों आदि स्वतंत्र पैदा हुए। ये सारा सिद्धांत जो पैदा हुआ, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व और मानव अधिकार, कब से पैदा हुआ, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद से पैदा हुआ, या कह सकते उसी समय से पैदा हुआ, को प्रतिनिष्ठपाती किया और यूरोप की पुरानी नीतियों तथा संस्थानों को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादियों क्रांतियों को जन्म दिया। यही जो विचार, स्वतंत्रता का विचार कहाँ पैदा हुआ था, यूरोप में हुआ था, और यहीं से पुनर्जागरण हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ यूरोप के निवासियों में
कई राष्ट्रीयवादी क्रांतियों का जन्म दिया, यानी कि यहाँ लोग राष्ट्रीयवादी क्रांति करने लगे इसी चुनौतियों के अनुसार, इसी स्वतंत्रता विचार के अनुसार। कह रहा है ये क्रांति सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था का खिलाफ था। जो राष्ट्रीयवादी क्रांति था ये किसके खिलाफ था? क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीयवादी की क्रांति जो था फ्रांसीसी की क्रांति था, किसके खिलाफ था? तो ये जो खिलाफ था सामंतवादी। सामंतवादी का मतलब है सामंतवादी का अर्थ हुआ, कह सकते हैं इसको हम इस तरीका से भी बता सकते हैं या कह सकते हैं कि एक ही समानता के हिसाब से नहीं दिया जाता है, अलग अलग समानता। कहने का मतलब राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा। पहले का था जो राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा। लेकिन आप अभी देखते होंगे जो नया युग का शासन चलता है, जो अभी को हम देख सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। हर एक बार उसे कड़ी मुशक्कत करना पड़ता है। राजा का बेटा ही राजा सिर्फ बनता नहीं, आप भी मेहनत करके पढ़ लिख कर आप भी बड़े आदमी बन सकते थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले का युग में ऐसा नहीं था कि आप राजा बन सकते हैं या कहने, यानी कि आपको जो सिर्फ आप निचले वर्ग में ही रह सकते हैं, कमाइए खाइए और सरकार को टैक्स यानी कि राजा को टैक्स दिया कीजिए, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते थे। समाजवादी निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जो सिर्फ अपना भला देखे, फिर आप जिस कह सकते हैं जो अपने को खुश रखे दूसरे को खुश ना रखे, जो अपने को खुश रखे उसे निरंकुश, या कहने का मतलब निरंकुश। हम समझाने के लिए आपको खुश लगा देंगे, इसलिए आप है ना ध्यान से देखिएगा, निरंकुश पर ध्यान दीजिएगा। जो अपने खुश रहे दूसरा खुश ना रहे उसे कहते हैं निरंकुश, यानी निरंकुश, यानी कि आप जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है, अपना काम बनता तो बाकी आप लोग समझते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से निरंकुश में भी वही है, राजा सिर्फ अपने फायदा से मतलब रखता था, किसान निचले वर्ग के लोगों से फायदा नहीं रखता, उसको कहते हैं निरंकुश शासन कहते थे। शासन व्यवस्था और शोषण भी किया जाता था। शोषण का तात्पर्य यह हुआ कि आपको काम अधिक करवाया जा रहा है और उसका जो मजदूरी है बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन को भी सुचारू रूप से चला नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं शोषण। इस तरीक़ा से पहले शोषण भी किया जाता था। तो कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ, यही कारण था क्या 1776 ईस्वी में शुरू हुआ। 1776 ईस्वी में यही शुरू हुआ। कहाँ? सबसे पहले अमेरिका में, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हम लोग पिछले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। करा सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध, अमेरिका के स्वतंत्रता का संग्राम किसके विरुद्ध हुआ था? तो ब्रिटेन के विरुद्ध। ध्यान देने योग्य बात है। कैसा बात है? ध्यान देने, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध हुआ था? तो ब्रिटेन के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ? 1783 में हुआ। कहाँ के लोगों ने किया था? अमेरिका के लोगों ने किया था। उसके उपनिवेशक के स्वाधीनता के फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव किया। चूँकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ, फ्रांस में इस युद्ध ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। अब देखिए, जाने दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ब्रिटेन जो था अमेरिका पर भी क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, और फ्रांस पर भी शासन, यानी ब्रिटेन जो था जो फ्रांस पर भी शासन और अमेरिका पर भी शासन कर रहा था। जब अमेरिका के स्वतंत्रता का संग्राम हुआ तो फ्रांस मदद किया। किसका मदद किया? अमेरिका का मदद किया। क्वेश्चन पूछेगा किसके खिलाफ किया? तो ब्रिटेन के खिलाफ किया। किसको सहमत किसको किया? तो समर्थन किसको किया? अमेरिका को समर्थन किया। तो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं ये कि फ्रांस मदद किया था अमेरिका को, किसके विरुद्ध? ब्रिटेन के विरुद्ध। तो जब फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था तो अमेरिका का भी क्या होता है?
मदद करने का हक बनता है, या फ्रांस हक मांगेगा, मदद मांगेगा किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका भी मदद किसको करता है? फ्रांस को। युद्ध में, कौन युद्ध में? क्रांति में। युद्ध नहीं हम कह सकते, क्रांति भी कह सकते, लेकिन यहाँ दिया हुआ युद्ध। यानी कि फ्रांस में क्या हुआ जी? फ्रांस को कौन मदद करने आ रहा? अमेरिका। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। फ्रांस कब क्रांति कर रहा था? 1783 में। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर भी है, क्वेश्चन पूछेगा कि 1783 में फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध और किसने क्या किया? इसको सहायता दिया। कुछ ऑप्शन दे देगा, अमेरिका ने सहायता दिया, ऑप्शन दे देगा है जर्मनी ने दिया, ऑप्शन दे देगा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आपको मारना है कुछ अमेरिका। तो अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर, अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। कहाँ लहर आ गया? फ्रांस में आई। और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। ये अमेरिका की लहर आ गया यहाँ, और सैनिकों ने इसको क्या दिया? साथ दिया। किसको साथ दिया? फ्रांस के जनताओं को साथ दिया। कौन साथ दिया? फ्रांस के सैनिक साथ दिया। ये सैनिक गए थे कहाँ? अमेरिका में पहले क्या करने के लिए? स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिए थे। हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है, कौन कह रहा है? फ्रांस कह रहा है। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई? सवाल उठता है, कब, क्यों और कैसे? तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ और कैसे हुआ? हमको तो ये तो पता हो गया कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ, कि यहाँ के एक कैसा शासन था? निरंकुश शासन था। और क्या कर रहा था? शासन निरंकुश था, सामंतवादी था, और यहाँ के लोगों को शोषण करता था। सामंतवादी था, निरंकुश था, और क्या करता था? यहाँ का शोषण करता था। इसीलिए क्या हुआ? यहाँ क्रांति हुआ। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। क्यों हुआ जो आपको पता चल गया। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हुआ। करैया समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन करना होगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसमें समाज किस तरीक़ा से वहाँ के रहते थे। इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि वहाँ के समाज क्या था। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक कैसा राज था? शक्तिशाली राज था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर, कहाँ के? अफ्रीका। ये कहाँ था? पश्चिमी द्वीप पर। कौन द्वीप? पश्चिमी द्वीप। पश्चिमी। तो पश्चिमी द्वीप में अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर, टापू का मतलब समझते हैं? बड़े भूभाग, यानी कि छोटा भूभाग है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ये मान लेते छोटा सा ज़मीन है और इसको चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है ना। आज दिल है सानी, वही गाना हनी सिंह वाला, पानी पानी। तो ये पूरा पानी पानी है, दिल बीच में क्या है? ये स्थान, ये क्या कहलाएगा? तभी टापू कहलाएगा। तो वही टापू पर अधिकार कर लिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं हुआ था। अधिकार तो कर लिया, फिर भी इसका नींव मजबूत नहीं हुआ। नींव कुछ घर बन रहा है, घर का नींव होगा। नींव कहने का मतलब यहाँ के एकीकरण का नींव मजबूत नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको हम जो समझा रहे हैं जिस तरीक़ा से, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप ही के माध्यम से क्या होगा कि यह वीडियो किसी अपने दोस्त को बोलेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमको भी जब ज़्यादा व्यू रहेगा, ज़्यादा लाइक रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, लाइक। और अगर आपको कोई तकलीफ़ लगता है कि सर इस तरीक़ा से नहीं, इस तरीक़ा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता भी सकते हैं कि हाँ सर इस तरीक़ा से भी समझाइए, और है ना, थोड़ा और विश्लेषण में करके बताइए, या इतना में हम लोग क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं। तो अपने दोस्तों को जिस दिन हमको 10,000 वाचिंग आवर हो जाएगा, 1,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा ने, तो उस दिन से हम आपको लाइव आकर पढ़ाया करेंगे। प्रत्येक दिन आपको क्लास रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आपको ऑफलाइन वाला क्लास, यानी कि जैसे क्लास में आप वर्ग में बैठते होंगे उस तरीका का फीलिंग आएगा। और क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, सेम जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ाएंगे वही वीडियो चलते रहेगा, आपको यूट्यूब पर भी चलते रहेगा, सेम टाइम में प्रत्येक दिन चलेगा।
कब ऐसा होगा? जब 1000 व्यूवर हो जाए, 10,000 वॉचिंग आवर टाइम हो जाएगा, तब ऐसा होता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि वह भी वीडियो चलाकर देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको लाइव आकर पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि सर बीच में क्या बताने लगे, चलो आगे हम लोग चलते हैं। करा नींव नहीं हुई, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई। यहाँ लंबा समय तक युद्ध चला, और जब युद्ध चलेगा तो आपको पता है उसमें युद्ध में गोली, बंदूक, बारूद, हथियार चाहिए, भोजन चाहिए सैनिकों के, तब इस सब सारा चीज़ चाहिए। अब जब सारा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तब ज़रूरतों में क्या होगा, उसका तो ख़त्म होगा ही, उसका पैसा ख़त्म होगा। तब पैसा जब खत्म होगा तब क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप लेके बताते हैं, आपके घर में अपने बगल वाले से क्या हो गया, यानी कि गोतिया नैया से क्या हो गया, लड़ाई। आप लोग गांव में बोलते होंगे गोतिया नैया बोलते होंगे, तो गोतिया नैया से लड़ाई होगा। और जब लड़ाई हुआ, बड़ी दिन तक लड़ाई चलेगा, मारा पीटी चलेगा, तो आपको न तो आप तो काम पर जा पाएंगे और नहीं काम पर जा पाएंगे, नहीं तो उस समय जितना दिन लड़ाई होगा, युद्ध होगा, उतना दिन आप कहीं से कमा नहीं सकते हैं और खर्चा बढ़ता ही जाएगा। कभी माथा फूट जाएगा तो उसका मलहम पट्टी दवा लगी है, ये चीज़ लगी, टेंशन है, तो आपका आर्थिक यानी कि आपके पास पैसा की कमी होगा या पैसा की वृद्धि हो जाएगा, तो पैसा की कमी हो जाएगा। और यही जब पैसा की कमी होता है, इसी को कहते हैं आर्थिक कमी। क्या चीज़ कहते हैं? आर्थिक कहते हैं, आर्थिक स्थिति, यानी पैसा की कमी होना क्या कहलाता है? आर्थिक स्थिति। यानी आपके पास क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति हो जाएगा। तो आप छोटा सा घर में जब एक बगल से लड़ाई करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकता है। तो ये तो एक राज्य है, देश है, तो इसका तो आर्थिक स्थिति और ही कमज़ोर होगा। तो यही करा, आर्थिक संशोधन की कमी हो गया तथा शासन की फिजूल खर्ची। और वहाँ का जो शासन था न, वो भी योग शासन नहीं था, अयोग शासन था, और फिजूल खर्ची करते रहता था, है न। फिजूल खर्ची का मतलब समझ रहे हैं आप, है न, 4 बोतल बोध का रोज मेरा काम, है न, वो वाला हाल था। हनी सिंह वाला नियन उपाय था इसका, यहाँ के शासन का था ने। फ्रांस के जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाला। ये बोझा किस पर डाल दिया? जो कर के मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। जब फिजूल खर्ची होने लगा ज़्यादा, यहाँ का राजा पैसा भी उड़ाने लगा और युद्ध में भी पैसा खत्म हो रहा था, तो जानते हैं आप लोग, राजा तो कमाया जाएगा है नहीं। और जब राजा कमाया जाता नहीं था और उसके वहाँ जो शासन करता है वो कमाई नहीं जाता है, तो पैसा तो कहाँ से उसके पास आता है? जनता के पास। और जनता किसके रूप में देता है? टैक्स के रूप में, या कह सकते हैं कर के रूप में देता है। तो जब अपन को तो चाहिए इज्जत वाला बात हो गया, जिस प्रकार से मोदी सरकार के पास पैसा घटेगा तो क्या करेगा? जैसे पेट्रोल पर देखिए आप टैक्स बढ़ा दिया गया, जिस गैस सिलेंडर पर एचपीजी के एलपीजी पर क्या बढ़ा दिया गया? टैक्स बढ़ा दिया गया। ये पैसा वसूलता है कहाँ? सरकार, जनता से वसूलता है। उसी प्रकार से यहाँ भी फ्रांस में भी क्या फिजूल खर्ची के साथ साथ क्या कर दिया गया? यहाँ टैक्स बढ़ा दिया गया, बोझ डाला किस पर पड़ा? जनता पर बोझ पड़ा। जिस प्रकार से अभी किस पर बोझ पड़ रहा है? जनता पर पड़ रहा। कौन? क्योंकि मोदी जी को चाहिए, अपन को चाहिए इज्जत। जैसे ही खजाना खाली हुआ, टैक्स को क्या कर दो? बढ़ा दो। सिलेंडर्स में सब्सिडी को क्या कर दो? कम कर दो। पेट्रोल का दाम क्या कर दो? महंगा कर दो। अपने आप है न, खजाना भर जाएगा, तिजोरी में बुक हो गया। मोदी जी का एक कलाम है, अपन को चाहिए इज्जत, तिजोरी में चाहिए पैसा, और वो पैसा तो हम आपसे ही लेंगे, है न। तो हम समझाने के लिए, कोई दोस्तों अगर आप मोदी जी के है न फैन होंगे या कोई भी सरकार के फैन होंगे, तो उसका मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको है न, हम सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए आपको इस तरीक़ा से एग्जांपल देके हम बताते हैं। अगर है न आपको अगर गलत लगता हो कि इस तरीक़ा से नहीं बताना चाहिए आपको सर, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिए कि सर इस तरीक़ा से नहीं बताइएगा, तो हम इस तरीक़ा से है न ऐसा एग्जाम्पल नहीं देंगे, कोई और एग्जाम्पल देकर आपको समझाया करेंगे। करा सामाजिक विशेषताओं के उत्पीड़न ने इन्हें क्रांति फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजनीतिक कारण में हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक मतलब होता है जहाँ क्या करे, राजा का शासन हो। किसका शासन हो? राजा का शासन हो, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्रात्मक शासन कहते हैं। करा बुर्बो, तो यानी कि फ्रांस में उस समय किसका शासन था? राजा का शासन था, इसलिए कहा गया कि कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक था। वहाँ बुर्बो राजवंश के लुईस 14वीं के शासन में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी।
यानी वहाँ का जो राजा था, जो कौन था, लुई सोलमी। कौन वंश? बुर्बो राजवंश। कौन वंश के था? बुर्बो राजवंश के था। और क्या नाम था उसका? लुई सोलमी के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। लेकिन उसके बाद के शासन अयोग्य सिद्ध हुआ। अयोग्य के मतलब जो अयोग्य ना हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के राहुल गांधी प्रधानमंत्री की योग्य नहीं हुए, अयोग्य शासन कहलाएंगे। सन 1774 ईस्वी में लुई सोलमी गद्दी पर बैठा। लुई किसने, कौन बैठा लुई सोलमी गद्दी पर? तो लुई सोलमी यानी कि 15वीं जो था, जो कोई खास राजा नहीं था, इसके लिए उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। तो हम लोग देखें बुर्बो वंश के जो कौन था, लुई 14वीं जो था, वो बहुत ही अच्छा शासन था, जो उसके अपने राज को उच्च शिखर पर पहुँचाए हुए था। लेकिन 1974 ईस्वी में लुई सोलमी गद्दी पर बैठता है, जो अत्यधिक निरकुश रहता है। क्या होता है? निरकुश रहता है। निरकुश मतलब यानी अपने खुशी के बारे में सोचे, दूसरे खुशी के बारे में नहीं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा शासन जो अपना भलाई सोचे, किसी जनता या प्रजा का भलाई ना सोचे, उसे क्या कहते हैं? निरकुश शासन। और फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। आई जो लुई जो सोलमी आया, गद्दी पर बैठा, ये क्या था? निरकुश शासन के साथ साथ फिजूल खर्चा भी करता था और अयोग्य शासन था भी। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, इसके विवाह किसके साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनिएटा के साथ हुई। किसके साथ? मेरी अंतोनिएटा। मेरी नहीं, मेरा मत समझना कि मेरी अंतोनिएटा है, ये किसकी? लुई सोलमी की मेरी अंतोनिएटा है। आप भी नहीं समझ जाएगा कि मेरी अंतोनिएटा है। मेरी के मतलब कुछ नाम है, मेरी अंतोनिएटा। ये किसका है? लुई सोलमी की पत्नी हुई, जिससे शादी हुआ। ये कहाँ के थी? ऑस्ट्रिया के थी। कहाँ के थी? ऑस्ट्रिया की थी। तो क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात है। मेरी अंतोनिएटा कौन थी? तो लुई सोलमी के पत्नी थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो उत्सवों में काफ़ी रुपया लुटाया करती थी। काफ़ी मतलब आपका भी जब आएगा तो आपका भी काफ़ी रुपया लुटाने वाला होगी। और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने में के लिए राजकाज पर दखल देती थी। खास ओहदे का मतलब बड़े बड़े पद पर, ऊंचे ऊंचे पद पर ये किसको दिलाती थी? सिर्फ अपने ही परिवार को ही दिलाया करती थी और राजकाज में दखल भी दिया करती थी। यानी लुई सोलमी के ज़्यादा बात मानती नहीं थी। कौन? मेरी अन्य योनता। इसलिए आपको भी कहते हैं कि आप भी किसी के यहाँ के राजकुमारी नहीं लाइएगा, नहीं तो आपका भी बस सुनेगी नहीं, वह हर एक काम में आपको रहने दखल देगी। जिस प्रकार से लुई सोलमी को दखल दिया करती थी, राजकुमारी का दखल देती रहती थी। राजा के वर्साई स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं किया करते थे और अपना धनराशि वेतन लिया करते थे। ये 15 के 15,000 जो कौन थे? मेरी अंत्योदयता के जो क्या थे? अपने खास व्यक्ति थे, या कह सकते हैं परिवार में थे। हमें तो लगता है कि मेरे घर में मेरा अपना पूरा परिवार को भी जोड़ेंगे नहीं तो हर एक बच्चा को छोटा से तो ऊपर भी 15,000 नहीं होगा। हमें लगता है आप शायद आपके परिवार में भी 15 या खास व्यक्ति 15,000 नहीं होगा। लेकिन मेरी अंत्योदयता लगता है कि परिवार नहीं तो पूरा गाँव को अपना परिवार बनाई हुई थी। लगता है कि पंचायत, यहाँ तो एक पंचायत में 15,000, एक गांव में 15,000 नहीं रहता। जितना खास मेहमान था किसका? मेरी अंत्योदयता की। इस सब को वेतन रखती थी और यह अधिकारी लेती थी और यह अपना वेतन भी लेता था, जो राजस्व का 9% था। कै प्रतिशत? 9। यानी अगर आपको 100 रुपया मिलता है, पूरा इनकम टैक्स वसूला जाता है, उसमें 9 रुपया 15,000 जो व्यक्ति है वही ले लेता है। यानी कि अगर 100 करोड़ आता है तो 9 करोड़ कौन ले लेता है? ये 15,000 जो व्यक्ति है वही ले लेता है वेतन के रूप में। किस लिए लेता है? बिना काम करने के लिए, क्योंकि बड़ा ओहदा पर है लेकिन कोई काम करता तो नहीं है। कर प्रत्यय इन पर व्यय होता था। लुई सोलमी के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशक को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस का 10 अरब लिरबे, कै अरब लिरबे? 10 अरब लिरबे जो था, 10 अरब लिरबे तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा। उसमें फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिरबे। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की मुद्रा क्या थी तो लिरबे मारिएगा आप। तो तत्कालीन 10 अरब लिरबे से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। और जब ये विद्रोह हुआ था उस काल में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह हुआ था, वहाँ गया था मदद करने के लिए, तो उसमें का 10 अरब लिरबे वहाँ खर्च होकर के आया था। कौन? लुई सोलमी के सैनिक खर्च करके आया था। तो आप ही बताइए, अगर ये 10 अरब लिरबे तो खत्म हो गया तो अधिक कर्ज क्या हो? इससे ज़्यादा कर्ज में वो डूब गया था।
पहले से ही यह चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी में ने राजा को अपनी नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया। अब पहले से तो इसका शासन क्या था, इसके मेरी अंत्योदयता थे वो भी फिजूल खर्चा करती थी और 9% तो इधर अलग जा रहा था झूठ मूठ के बिना कोई काम का जा रहा था। और 10 अरब लिरबे फ्रांस में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में खर्च करके आया और इससे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। तो इसके राज के पास पैसा रहा न, अब पैसा नहीं लाएगा तो रहेगा तो लाएगा कहाँ से, मेरे जनता से। जनता के किसके रूप में जनता देगा, टैक्स के रूप में जाएगा। जैसे राजनीतिक कारण को था, निरंकुश आयोग शासक संसद के बैठक 175 वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी। जो संसद है इसकी 175 वर्ष तक बैठक ही नहीं बुलाई गई थी। पूछेगा क्वेश्चन, संसद की बैठक कितने वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी? 175 वर्ष तक। सोचिए यहाँ हर एक साल 4 बार बुलाया जाता है और यहाँ क्या हुआ है, संसद की बैठक 175 साल। सोच लीजिए, आपके दादा के चाचा के मामी के फुआ, यानी आपके दादा के पापा के दादा भी पैदा लिए होंगे, उस समय भी संसद नहीं हुआ और आप भी हैं उस समय भी नहीं संसद के बैठक हुआ होगा। यानी बहुत लंबा समय कह सकते इसको। यह अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, स्वांत शासन का अभाव रहा, मेरी अंत्योदयता का प्रभाव, मेरी अंत्योदयता का भी प्रभाव रहा और शासन का भी क्या रहा, अभाव रहा वहाँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीक़ा से वहाँ पर क्या होगा, 10 अरब लिरबे किस पर, वहाँ के जनताओं को टैक्स के रूप में बढ़ गया, और या कहने का मतलब देना, अधिक देना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम आज तक इतना ही रहने देते हैं। कल से सोचेंगे कि और इसको ज़्यादा जल्दी बोलें और थोड़ा ज़्यादा समझावे की प्रयास करें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि किसी तरीक़े से कोई वीडियो में कमी रह गया या समझाने में कुछ कमी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बता सकते हैं, वो हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर सुधारने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करने और प्रोत्साहन करें, जिससे कि अगर 10,000 जब हो जाएगा सब्सक्राइबर और 10,000 वॉचिंग टाइम जब हो जाएगा वीडियो का तो हम आपको लाइव आकर पढ़ाया करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।